अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास एंड you're वाचिंग एक्सेल एक्सप्रेस। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 25 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीटली देखेंगे तो आपके एक्सेल के स्किल्स और आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू हम किसी भी एक सेल की वैल्यू को लॉक कर सकते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स रेट के साथ और एंटर करते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो अब आप देखें कि ये प्राइस जो है इस टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इस सेल के अंदर तो कोई टैक्स रेट नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सारी प्राइसेस जो हैं ये सिर्फ इस सेल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो। उसके लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करते हैं। यहाँ हम अपने फॉर्मूला के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। ये सेल जो है इसका एड्रेस है F6 फॉर्मूला के अंदर। हम F6 से पहले अपना कर्सर लेकर आते हैं और सिंपली F4 प्रेस करते हैं तो अब आप देखें कि F से पहले भी डॉलर साइन बन गया है और 6 से पहले भी डॉलर साइन बन गया है, जिसका मतलब है कि ये सेल जो है इस सेल की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर लॉक हो गई है। हम इसको एंटर करते हैं और अब हम नीचे ड्रैग डाउन करते हैं तो हमारी सारी प्राइसेस जो हैं वो अब इस टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ नेम्ड रेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल को हम एक नाम दे देते हैं टैक्स का। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके हम इसका नाम दे देते हैं टैक्स। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ हम इस सेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमने इस सेल का नाम रख दिया है टैक्स। अब हम यहाँ लिखते हैं टैक्स। जैसे ही हमने टैक्स लिखा तो अब आप देखें कि ये सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे भी इस सेल की जो नेम रेंज है वो यहाँ पे आ गई है। हम इसको भी डबल क्लिक कर सकते हैं। हम इसको एंटर करते हैं और नीचे जो है वो हम इसको ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को। तो अब आप देखें कि सारे फार्मूलाज के अंदर ये प्राइस जो है वो टैक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि हमने इस सेल का नाम रख दिया था। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसके अंदर कॉलम वाइज हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं और रो वाइज हमारे वेंडर्स की प्राइसेस हैं जिनसे हम ये प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट वाइज भी अपनी सारी प्रोडक्ट्स का टोटल कर लें और रो वाइज भी अपने सारे वेंडर्स की प्राइसेस का टोटल कर लें। उसके लिए हम इन सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, उन सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने अपना टोटल करना है कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। और इनको सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे जो कि ऑटो सम की शॉर्टकट की है। तो अब आप देखें कि विद इन 1 सेकेंड हमने जो है इन सारी वैल्यूज का कॉलम वाइज और रो वाइज टोटल कर लिया है साइमल्टेनियसली। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास सेल्स टीम के लोगों के नाम, उनके रीजन्स, उनकी टोटल सेल्स और उनकी क्वार्टर वाइज सेल्स हैं। हम चाहते हैं कि इस सारे टेबल को प्रिंट करें, लेकिन जब हम इस टेबल को प्रिंट करेंगे तो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है तो ये एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर प्रिंट होगा। और जब ये प्रिंट होगा तो सिर्फ पहले पेज के ऊपर कॉलम हेडिंग्स प्रिंट होंगी, लेकिन बाकी पेजेस के ऊपर कॉलम हेडिंग्स प्रिंट नहीं होंगी। हम यहाँ प्रिंट की कमांड देते हैं और देखते हैं कि पहले पेज के ऊपर तो यहाँ हमें कॉलम हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, लेकिन जब हम सेकंड पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ हमें कॉलम हेडिंग्स नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चल रहा कि क्वार्टर 1 की सेल्स कौन सी हैं, टोटल सेल्स कौन सी हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे हर पेज के ऊपर कॉलम हेडिंग्स प्रिंट हों। हम यहाँ पर जाते हैं पेज लेआउट में और यहाँ पर पेज सेटअप के ग्रुप में प्रिंट टाइल्स की ऑप्शन है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रोज टू रिपीट एट टॉप। हम यहाँ पर क्लिक करके और इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने हर पेज के ऊपर प्रिंट करना है और इसको ओके कर लेते हैं। अब जब हम प्रिंट की कमांड देंगे तो देखें कि फर्स्ट पेज के ऊपर तो हमें नजर आ ही रही हैं जो हमारी कॉलम हेडिंग्स हैं। जब हम सेकंड पेज भी सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कॉलम हेडिंग्स नजर आ रही हैं। फ्लैश फिल की ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने कॉलम्स के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेरी क्विकली विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लिखते हैं जो कि इस सेल के अंदर है। हम इसको एंटर करते हैं और सिंपली कंट्रोल ई प्रेस करते हैं जो कि
फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है। तो अब आप देखें कि इन सारे सेल्स के अंदर फर्स्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं जो कि इन सेल्स में थे। इसी तरह हम लास्ट नेम्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दफा हम लास्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर। हम यहाँ अली लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, अली यहाँ पर लास्ट नेम है, एंटर करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें कि सारे लास्ट नेम्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर। यहाँ पर अब हम फर्स्ट 4 न्यूमेरिक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि इस सेल के अंदर हैं। यहाँ हम लिखते हैं 1111, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिक्स हैं। और नेक्स्ट सेल के अंदर हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर सारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिक्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं जो कि यहाँ पे थे। अब यहाँ पे हम लास्ट 4 न्यूमेरिक्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। लास्ट 4 न्यूमेरिक्स फर्स्ट सेल के जो हैं वो 1111 हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो लास्ट 4 न्यूमेरिक्स थे वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, फर्स्ट 4 न्यूमेरिक्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे भी फर्स्ट 4 न्यूमेरिक्स 1111 हैं और यहाँ पे लास्ट 4 न्यूमेरिक्स भी वही हैं। इसीलिए अब हमें एक्सेल को थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि हमने कौन से डिजिट्स जो हैं या कौन से न्यूमेरिक्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे सेल में ये वाले लास्ट 4 न्यूमेरिक्स लिखते हैं 1111, एंटर करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें कि एक्सेल ने वो पैटर्न देख लिया है जो हमने इन 2 सेल्स में लिखा था और वही पैटर्न उसने नेक्स्ट सेल्स में कॉपी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल। अब हम चाहते हैं कि हम इन सेल्स के अंदर लास्ट 2 अल्फाबेट्स एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम दीज सेल्स। हम यहाँ पे RY लिखते हैं जो कि जनवरी के लास्ट 2 अल्फाबेट्स हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर लास्ट 2 अल्फाबेट्स नहीं, लास्ट 3 अल्फाबेट्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं और यहाँ पे कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि जनवरी के अंदर टोटल 7 अल्फाबेट्स हैं और जब हमने यहाँ पे RY लिखा तो यहाँ पे फ्लैश फिल ने देखा कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को छोड़ के जो 6th और 7th कैरेक्टर है वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे भी उसने वही पैटर्न फॉलो किया, उसने फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स छोड़ दिए और लास्ट 3 जो बाकी अल्फाबेट्स बचे थे वो यहाँ पे प्रिंट कर दिए। यहाँ मार्च में हैं ही सिर्फ 5 अल्फाबेट्स, अप्रैल में 5 अल्फाबेट्स हैं, उसके बाद कोई अल्फाबेट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई अल्फाबेट नजर नहीं आ रहा। इसको हम ठीक कर लेते हैं। अगेन हमें थोड़ा सा फ्लैश फिल को एजुकेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल के अंदर भी फरवरी के लास्ट 2 अल्फाबेट्स लिखते हैं RY, एंटर करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें कि सारे के सारे अल्फाबेट्स बिल्कुल ठीक एक्सट्रैक्ट हो गए हैं जिस तरह हम चाहते थे। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल्स हैं और उनके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं वो है और उनके प्रॉफिट्स हैं। हम चाहते हैं कि हम इस सारे डेटे को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक नया टेबल बनाएं, इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, एंटर करें और फिर इसको ड्रैग करें और फिर इसको इस तरफ ड्रैग करें। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन इसका एक आसान हल है। हमने इन सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हम किसी भी सेल में 2 लिख देते हैं और इस सेल को हम कॉपी करते हैं और इन सारे सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ग्रुप में हमारे पास ये पेस्ट की ऑप्शन है, इसको ड्रैग डाउन को ओपन करते हैं और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन में हमारे पास ऑप्शंस हैं ऐड। अगर हमने इन सारी वैल्यूज के अंदर 2 ऐड करना है या 2 सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, हमने चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो अब आप देखें कि हमें एक नया टेबल नहीं बनाना पड़ा और हमने बहुत ही थोड़े टाइम में जो है इन सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। एक्सेल में कुछ चीजें प्री डिफाइंड हैं, फॉर एग्जांपल मंथ्स। अब यहाँ जनवरी लिखा है, हम ऑटोफिल का हैंडल यूज करते हुए इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो अब आप देखें कि सारे मंथ्स के नाम यहाँ पे लिखे आ गए हैं। इसी तरह डेज के नाम भी प्री डिफाइंड हैं, हम इसको भी ड्रैग डाउन करें तो सारे डेज के नाम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अब यहाँ Amazon लिखा है, अगर हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो हमारे सारे सेल्स के अंदर वही वैल्यू आएगी जो इस सेल के अंदर है। जहां हमने लैपटॉप लिखा है, जब हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं तो अब आप देखें कि एक लिस्ट बन गई है जो कि एक कस्टम लिस्ट है जो कि हमने खुद बनाई है
आप एक्सेल में अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम फाइल टैब को क्लिक करते हैं और यहाँ ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ पर हम एडवांस्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम इस स्क्रॉल बार को बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको वो लिस्ट नजर आ रही है जो कि हमने यहाँ पर बनाई है और ये सारी लिस्ट हैं जो कि एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड है। अगर आपने अपनी कोई लिस्ट बनानी है तो यहाँ इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स की ऑप्शन है, यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, और जहां भी आपकी लिस्ट पड़ी है आप उस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी रेंज आ जाएगी। इसको ओके करेंगे और एक दफा फिर ओके करेंगे तो वो लिस्ट बन जाएगी। अब हम इस कस्टम लिस्ट के अगेंस्ट अपना डेटा भी सॉर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम सॉर्टिंग जो करते हैं वो A to Z, Z to A या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, लेकिन हम अब कस्टम लिस्ट के अगेंस्ट भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। हम इस सारे डेटे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ डाटा टैब में आते हैं, यहाँ सॉर्ट की ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं। सॉर्ट बाय, यहाँ हम कॉलम सॉर्ट बाय कॉलम करना चाहते हैं और हम प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ हम जो ऑर्डर देना चाहते हैं वो अब हम कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे और एक बार फिर ओके करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ लैपटॉप सबसे ऊपर है तो यहाँ पे सॉर्टिंग जो है उसमें लैपटॉप ऊपर आ गया, यहाँ चार्जर एंड के ऊपर है तो ये चार्जर अब यहाँ पर एंड पर आ गया है। तो इस तरह हम कस्टम लिस्ट के अगेंस्ट अपने डेटे को सॉर्ट भी कर सकते हैं। इस डेटे के अंदर हमने कुछ ब्लैंक सेल्स छोड़ दिए हैं। फॉर एग्जांपल वकास अली जो हैं वो नॉर्थ टीम को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन सारे सेल्स के अंदर वकास अली लिखा आ जाए, इन सारे सेल्स के अंदर जुहैब आसिम लिखा आ जाए। उसके लिए हम इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट की ऑप्शन में आएंगे, यहाँ हम गो टू स्पेशल की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सिर्फ ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम इनको ओके करेंगे और इस सेल के अंदर अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू दिस सेल। हम इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो अब आप देखें कि हमारे सारे सेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो रहे हैं और हमारे फॉर्मूला जो हैं वो बेसिकली अपने ऊपर वाली सेल से वैल्यू पिक कर रहे हैं। जो सेल्स ब्लैंक हैं सिर्फ वहीं पे वैल्यूज जो हैं वो फिल होंगी और जिन सेल्स के अंदर पहले से डेटा है उसी डेटे को नेक्स्ट सेल्स जो हैं वो कॉपी करेंगे। जस्ट इमेजिन कि ये डेटा बहुत बड़ा हो तो आप विद इन सेकेंड्स जो है ये सारा डेटा फिल कर सकते हैं। अगर हमने अपने डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल्स की ऑप्शन है, इसमें यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमें पिंक कलर में जितनी भी वैल्यूज नजर आ रही हैं ये इस सारे डेटे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हमने अपने दो टेबल्स को आपस में कंपेयर करना हो कि उनके अंदर कोई चेंजेस हैं या सारा डेटा सेम है तो हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। हम अपने फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और सेकंड टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में और डुप्लीकेट वैल्यूज में। अब यहाँ पिंक कलर के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं ये सारी डुप्लीकेट हैं और जो व्हाइट में नजर आ रही हैं वैल्यूज हमें ये यूनिक वैल्यूज हैं हमारे डेटा के अंदर। अगर हम सिर्फ यूनिक वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम यूनिक को सिलेक्ट कर लेंगे और अब हमें ये पिंक कलर के अंदर जो वैल्यूज नजर आ रही हैं ये हमारी यूनिक वैल्यूज हैं और बाकी सारी वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। हमने अपने डेटा के अंदर से अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज या कोई टेक्स्ट फाइंड करना हो तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। हम सिंपली होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एडिटिंग के ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट की ऑप्शन है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे फाइंड की कमांड है, हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फाइंड कमांड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F है। हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो हमारे पास फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हमने इस डाटा के अंदर से जो भी टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 89410 किस सेल के अंदर लिखा हुआ है। तो हम इसको जब फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो जिस सेल के अंदर भी ये वैल्यू लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें ये सेल सिलेक्ट हो गया है जहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है
और यहाँ पे इस सेल का हमें एड्रेस भी शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमने एक्सेल के अंदर कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ भी गुड लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर दें एक्सीलेंट के साथ। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला के अंदर हमने गुड लिखा हुआ है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इन सारी वैल्यूज के अंदर गुड को हम एक्सीलेंट से रिप्लेस कर दें। तो हम इस सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है रिप्लेस की, कंट्रोल एच, उसको ओपन करेंगे। यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं गुड, तो हम यहाँ पे गुड लिखेंगे और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं एक्सीलेंट के साथ, तो हम यहाँ पे एक्सीलेंट लिख देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। जब हमने रिप्लेस ऑल किया तो वो हमें यहाँ बता रहा है कि ये सारी रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ गुड लिखा था वहाँ पे एक्सीलेंट लिखा आ गया, प्लस ये आपके फॉर्मूले के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास सेल्स टीम के लोगों के नाम हैं, उनके रीजन्स हैं और उनकी सेल्स हैं। हम चाहते हैं कि जिन सेल्स के अंदर सेल्स टीम के लोगों के नाम लिखे हुए हैं वहां पर हम उनकी पिक्चर एंटर कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम वकास अली के सेल के ऊपर अपना माउस लेकर आएँ तो हमें वकास अली की पिक्चर शो हो जाए, अलीना नासिर के सेल के ऊपर अपना माउस लेकर आएँ तो अलीना नासिर की पिक्चर शो हो जाए। तो यहाँ पर हम दाऊद जुल्फ़िकार की पिक्चर अपलोड करते हैं। हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ से हम इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे और इसके बॉर्डर के ऊपर जाके हम इसको माउस को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं एक दफा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट कमेंट की ऑप्शन है, हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर अब फॉर्मेट कमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ से हम ये कलर्स एंड लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये कलर की ऑप्शन है, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं और यहाँ पे एंड पे हमारे पास ऑप्शन है फिल इफेक्ट्स की, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शन है, यहाँ हम सिलेक्ट पिक्चर पे आते हैं। जहाँ भी हमने पिक्चर सिलेक्ट की हुई है, पिक्चर रखी हुई है, हम उस डाटे के अंदर या उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ये पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं और एक बार फिर ओके कर देते हैं। तो अब आप देखें इस कमेंट के अंदर ये पिक्चर आ गई है। हम इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह भी रीसाइज करना चाहें। तो इस तरह हम अपने कमेंट्स के अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास सेल्स टीम के लोगों के नाम हैं, उनके रीजन्स हैं और उनकी मंथली सेल्स हैं ईयर वाइज। अगर हम इस डेटा को राइट की तरफ मूव करें तो अब आप देखें यहाँ पे हमें सेल्स टीम के लोगों के नाम नजर नहीं आ रहे। इसी तरह अगर हम अपने डेटा को नीचे की तरफ मूव करते हैं तो अब हमें ऊपर की कॉलम हेडिंग्स नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि ये डेटा क्या है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीज पेन्स। हम इस रो को जो है वो फ्रीज करना चाहते हैं और इस कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ व्यू टैब में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास फ्रीज पेन्स की ऑप्शन है। इसके अंदर यहाँ हम फ्रीज पेन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा डेटा जो है वो फ्रीज हो गया है। हम राइट पे जाएंगे तो हमारे सेल्स टीम के लोगों के नाम नजर आएंगे और अगर हम नीचे की तरफ अपना डेटा मूव करते हैं तो अब आप देखें कि हमें ये सारी कॉलम हेडिंग्स नजर आ रही हैं। इस प्रॉब्लम को हम एक और तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इस सारे डेटा को टेबल बना लें। पहले हम इस फ्रीज पेन्स को खत्म करते हैं, अनफ्रीज करते हैं। अब हम इन कॉलम हेडिंग से लेके नीचे तक बिल्कुल एंड तक ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हम अपने डेटा को टेबल बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ मेक श्योर करें कि ये माय टेबल एज हेडर्स के साथ जो चेक बॉक्स है ये सिलेक्टेड हो और हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके, अब देखें कि ये हमारा सारा डेटा जो है एक टेबल बन गया है। अब हम अगर नीचे की तरफ डेटा को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी कॉलम हेडिंग जितनी भी हैं ये यहाँ पर हमें नजर आने लग जाएंगी, जहाँ पर हमारे पास ये कॉलम्स के अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ABCD। हम डेटा को नीचे मूव करते हैं। जैसे ही हमने डेटा नीचे मूव किया तो जहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए थे वहां पर अब हमें कॉलम हेडिंग्स नजर आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है। हम चाहते हैं कि हम इस डेटा के अंदर से सिलेक्टिव डेटा कॉपी करें और उसको इस शीट के अंदर या किसी और शीट के अंदर हम पेस्ट कर दें।
फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम सीरियल नंबर 2 का डेटा कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, और सीरियल नंबर 4 का डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, और 8 का डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। अगर हम इसको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने लग जाएं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और आप इमेजिन करें कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा हो तो उसमें कितना टाइम लग सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का बहुत क्विक सोल्यूशन है। यहाँ होम टैब के ग्रुप में हमारे पास एक क्लिप बोर्ड का ग्रुप है। हम यहाँ से इस एरो की को प्रेस करते हैं, हमारा क्लिप बोर्ड ओपन हो गया। अब हमने जिस डाटे को भी कॉपी करना है, हम सिंपली उस डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो वो डाटा अब आप देखें यहाँ पे कॉपी हो गया है। इसी तरह हम सीरियल नंबर 4 का डाटा कॉपी कर लेते हैं और सीरियल नंबर 8 का डाटा कॉपी कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे आ गए हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। हम अगर इसमें से कोई डाटा डिलीट करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम सीरियल नंबर 4 का डाटा यहाँ से कॉपी नहीं करना चाहते, पेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये दो डाटा हैं। हम फॉर एग्जांपल इस डाटा को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेस्ट ऑल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास रो वाइज हमारे पास सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और कॉलम वाइज हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के नाम रो वाइज लिख दें और अपने सब्जेक्ट्स के नाम जो हैं वो इधर कॉलम वाइज पेस्ट कर दें। उसके लिए हमारे पास एक्सेल में ट्रांसपोज की ऑप्शन है। हम इस सारे डेटे को सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, और जहां पे हमने इस डेटा को ट्रांसपोज करना है उस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, उसमें ये पेस्ट की ऑप्शन है। हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करते हैं और यहाँ से ये पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोज की ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि हमारा डेटा ट्रांसपोज हो गया है। हमारे स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो इधर रो वाइज आ गए हैं और हमारे सब्जेक्ट्स के नाम इधर कॉलम वाइज आ गए हैं। हम इस डेटा को वेरीफाई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बिलाल स्टूडेंट हैं, उनके साइंस में जो हैं वो 80 मार्क्स हैं, तो हम यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये बिलाल है, ये साइंस है और ये इनके 80 मार्क्स हैं साइंस के अंदर। हम एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री के लिए फॉर्म्स भी बना सकते हैं। फॉर्म्स की मदद से हम बहुत क्विक डेटा एंट्री कर सकते हैं। फॉर्म्स बनाने के लिए यहाँ हम फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ ऑप्शंस में आते हैं, यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम पॉपुलर कमांड्स की जगह सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल कमांड्स को। अब यहाँ पे हमारे पास ऑल कमांड्स ओपन हो गई हैं। यहाँ से हम फॉर्म्स को फाइंड करते हैं। ये अब हमारे पास यहाँ पर हमें फॉर्म की ऑप्शन नजर आ गई। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐड को प्रेस करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर ये फॉर्म्स की ऑप्शन आ गई है। अब हमने इन कॉलम हेडिंग्स के फॉर्म बनाने हैं। हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉर्म के बटन को प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन गया है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम लिखते हैं और इसको टैब की प्रेस करते हैं। अब हम मैथ्स के मार्क्स लिखते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, और इस तरह हमने जो भी डेटा एंटर करना हो वो करके हम एंटर करेंगे तो हमारा ये एक डेटा एंट्री कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम नेक्स्ट डेटा एंट्री करते हैं, टैब प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो अब ये दूसरी एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो हम फॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे डेटे की बहुत क्विकली एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है। हम चाहते हैं कि हम अपनी हर रो के बाद एक ब्लैंक रो को फिल करें। अगर हम इसको मैन्युअली करने लगें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा हो, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक है। यहाँ हमने अपने सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 5। हम इनको कॉपी करते हैं और नीचे वाले सेल में पेस्ट कर देते हैं, और अब हम सीरियल नंबर के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं। ये हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया और यहाँ से हम फिल्टर ओपन करते हैं और इसको सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखें कि हमारी हर रो के नीचे एक ब्लैंक रो हमें नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जो हमने किसी वेबसाइट से कॉपी किया है या हमें किसी और सोर्स से रिसीव हुआ है। हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को सेपरेट कर लें इस फॉर्मेट के अंदर, यानी यहाँ से हम सीरियल नंबर अलग कर लें, नेम, एड्रेस, सिटी और ईमेल एड्रेस इस डेटा के अंदर से अलग कर लें। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। हम इस सारे डेटे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ डेटा टैब में जाते हैं,
यहाँ हमारे पास डेटा टूल्स के ग्रुप में टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हम डिलिमिटेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे सीरियल नंबर के बाद कॉमा है, नेम के बाद कॉमा है, एड्रेस के बाद कॉमा है एंड सो ऑन, और ये सारी चीज जो है वो कॉमन है इस सारे डाटा के अंदर। तो हम डिलिमिटेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम कॉमा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे हम अब फिनिश कर देंगे। वो हमसे पूछ रहा है देयर इज डेटा ऑलरेडी हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। हम इसको ओके कर देते हैं। तो अब आप देखें हमारा सारा डेटा जो है वो सेपरेट हो गया है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। हम एक्सेल के अंदर जब फॉर्मूलाज लिखते हैं तो उनके रिजल्ट में कभी एरर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम प्राइस को डिवाइड करते हैं यूनिट्स के ऊपर, एंटर करते हैं और जब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे नीचे तो अब आप देखें यहाँ पे एक एरर आ गया है div by 0, क्योंकि हमने इस वैल्यू को 0 पे डिवाइड किया है जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे जहां जहां भी एरर्स आए उसकी जगह पे हम ये डैश लिख दें। ठीक है, तो हम अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विक करते हैं। अपने फॉर्मूले के अंदर हम इफ एरर का फंक्शन अप्लाई करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पहला आर्गुमेंट है वैल्यू, वो हमारा ये फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले के बाद यहाँ कॉमा लिखते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इफ एरर, कि हमने क्या वैल्यू देनी है अगर एरर आ जाए। तो हमने ये डैश देना है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे, डैश लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास एक दफा फिर लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब हम इस फॉर्मूले को फिर से कॉपी करते हैं। तो अब आप देखें कि जहां पे हमारा एरर आया है वहां पे ये डैश आ गया है। अगर हम इसको भी 0 करते हैं और एंटर करें तो आप देखें यहाँ पे एरर नहीं आया, यहाँ पे डैश लिखा आ गया है। इसी तरह हम यहाँ पे इस डैश की जगह अगर सिर्फ ब्लैंक स्पेस छोड़ना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पे इस डैश को खत्म कर देंगे और एंटर करेंगे और इस फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं। तो अब आप देखें कि जहां जहां एरर था वहां पे अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जो हमें किसी सोर्स से रिसीव हुआ है या हमारे किसी ऑफिस कोलीग ने हमें ईमेल किया है। हम इस डेटा के अंदर चेंजेस करने से पहले देखना चाहते हैं कि इस डेटा में कहाँ पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+tilde। हम इसको प्रेस करते हैं तो अब आप देखें कि हमारे सारे कॉलम्स की विड्थ इंक्रीज हो गई है और जहां जहां पे फॉर्मूलाज लगे हैं वो हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। अगर हमने इसको अनडू करना हो तो हम फिर से Ctrl+ प्रेस करेंगे और ये अनडू हो जाएगा। हमने एक्सेल के अंदर अगर किसी फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना हो या उसको लर्न करना हो तो उसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले का रिजल्ट शो हो रहा है और यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर हमें कंप्लीट फॉर्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन अप्लाई की है। हम चाहते हैं कि हम इस पूरे फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें। उसके लिए यहाँ हम इफ से पहले अपना माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन की जहाँ fx लिखा है। हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आर्गुमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये एक इफ कंडीशन है और इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट जिसमें हमें शो हो रहा है G6 ग्रेटर देन 60,000 और यहाँ पे हमें फॉल्स शो हो रहा है। इसका मतलब है कि G6 सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है अगर वो 60,000 से ग्रेटर होती तो यहाँ हमें ट्रू नजर आता, लेकिन ये सेल G6 है और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो 60,000 से लेस है, 40,000 लिखी हुई है सेल में, तो इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स शो हो रहा है। अगर यहाँ पर हम इस वैल्यू को 60,000 से ज्यादा कर दें और अब हम अपने फॉर्मूले को फिर से जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमें ट्रू लिखा नजर आ गया है क्योंकि सेल G6 के अंदर अब जो वैल्यू है वो 60,000 से ज्यादा है। ये अब हमें स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप तो हमें समझ आ गया फॉर्मूला किस तरह वर्क कर रहा है। अब हम फॉर्मूले के नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आते हैं वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब है कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, अगर यहाँ पे ट्रू लिखा होगा तो इस सेल के अंदर जहां पे हमने फॉर्मूला लिखना है
वहां पे प्रिंट हो जाएगा एक्सीलेंट सेल्स। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा होगा तो फिर ये वाली कंडीशन स्किप हो जाएगी और हम ये वैल्यू ऑफ फॉल्स के अंदर जो एवरेज सेल्स लिखी है वो यहाँ पे इस सेल के अंदर प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे अब आप देखें कि हमें इस फॉर्मूले का जो एंड रिजल्ट है वो शो हो रहा है, जो कि एक्सीलेंट सेल्स लिखा हुआ है। हम इसको ओके करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक्सीलेंट सेल्स लिखा हुआ है क्योंकि ये वैल्यू 60,000 से ज्यादा है। अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें तो अब आप देखें यहाँ पे एवरेज सेल्स लिखा है क्योंकि ये वैल्यू 60,000 से कम है, और यहाँ पे एक्सीलेंट सेल्स लिखा है क्योंकि ये वैल्यू 60,000 से ज्यादा है। इसी तरह जो भी फॉर्मूला हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो, हम उसको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास सेल्स टीम के लोगों के नाम, उनके रीजन्स, उनकी सेल्स फिगर्स, उनके प्रॉफिट्स और इंसेंटिव्स हैं। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट्स कैलकुलेट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और यहाँ पर हमने इंसेंटिव्स कैलकुलेट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी सेल्स फिगर को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स भी अपडेट होंगे और इंसेंटिव्स भी अपडेट होंगे। यहाँ हम फिगर को चेंज करते हैं, ये फिगर लिख देते हैं और एंटर करते हैं, तो अब आप देखें प्रॉफिट्स भी अपडेट हो गए और इंसेंटिव्स भी अपडेट हो गए हैं। लेकिन अगर हम इस सेल के अंदर अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं तो अब आप देखें ना प्रॉफिट्स अपडेट होंगे ना इंसेंटिव। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। हमें जहां से शीट रिसीव हुई है हो सकता है उन्होंने इन दो सेल्स को पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया हो कॉपी करके, या किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा। अब हम चाहते हैं कि हम इस सारे डेटे को वेरीफाई करें और देखें कि किन किन सेल्स के अंदर जो है वो फॉर्मूला नहीं लगा, ताकि हम उन सेल्स को ठीक कर सकें। उसके लिए हम इस डेटे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हमारे पास गो टू स्पेशल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की एक ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब चूंकि हमने इस डेटा के अंदर से वो सेल्स हाईलाइट करने हैं जिनके अंदर नंबर्स या टेक्स्ट लिखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉजिकल्स और एरर्स को अनचेक कर देते हैं, इसको ओके करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे वो सेल्स हाईलाइट हो गए हैं जहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लगे हुए। हम इनको कोई कलर भी देते हैं, फॉर एग्जांपल इस कलर को देके हम इनको हाईलाइट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें सिर्फ फिगर नजर आ रही है। इसको भी हम सिलेक्ट करें तो यहाँ हमें सिर्फ फिगर नजर आ रही है, लेकिन जो वैल्यूज हमें व्हाइट कलर में व्हाइट सेल्स में शो हो रही हैं उनके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला शो हो रहा है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला शो हो रहा है। तो इस तरह हम उन सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं जिनके अंदर फॉर्मूला नहीं लगा। अब हम इन वैल्यूज को ठीक कर लेते हैं, हम अपने इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से भी इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं और अब हमारा ये सारा डेटा ठीक हो गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, हम चाहते हैं कि हम अपने सेल्स के कॉलम के अंदर से उन सेल्स को हाईलाइट करें जिनके अंदर 70,000 से ज्यादा की फिगर है। तो हम इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और ग्रेटर देन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम 70,000 की फिगर लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखें कि हमारे वो सेल्स हाईलाइट हो गए हैं पिंक कलर के अंदर जिनके अंदर जो फिगर्स हैं वो 70,000 से ज्यादा हैं। इसी तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करके अपने डेटे को बहुत तरीकों से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डेटे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहाँ हमारे पास एक डेटा बार्स की ऑप्शन है। अगर हमने अपने डेटे को विजुअली देखना हो कि इस डेटे के अंदर कौन सी फिगर जो है वो बड़ी है, कौन सी फिगर छोटी है, तो उसके लिए हम डेटा बार्स को यूज करते हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें कि इस सारे डेटा के अंदर हमें विजुअली पता चल रहा है कि ये 100,000 जो है ये सबसे बड़ी फिगर है। जितनी ज्यादा बार की लेंथ होगी उतनी बड़ी फिगर होगी, और जितनी छोटी बार की लेंथ होगी उतनी ही छोटी फिगर होगी। तो इस तरह आप देखें हमें बहुत क्लियरली और विजुअली पता चल रहा है कि हमारी कौन सी फिगर्स बड़ी हैं और कौन सी फिगर्स छोटी हैं इस डेटा के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपने सेल्स टीम के अंदर से सिर्फ उन वैल्यूज को हाईलाइट करें
जो कि सेंटर रीजन की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे एक सेंटर रीजन की वैल्यू है, यहाँ पे सेंटर रीजन की वैल्यू है, तो हम सिर्फ इनको हाईलाइट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे अपने सेल्स के कॉलम को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे न्यू रूल की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हमने अपने सेल्स टीम के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू दिस सेल। हमने चूंकि सिर्फ सेंटर रीजन की फिगर्स को हाईलाइट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे रीजन के कॉलम के अंदर से हम इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम अपनी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को पहले ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब चूंकि हमने सेंटर रीजन के फिगर जो है उनको हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पे सेंटर लिख देते हैं। सेंटर लेके हम इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि हमारी जो सेंटर रीजन की फिगर्स हैं वो किसी एक कलर में हाईलाइट हो जाएं। यहाँ हम फॉर्मेट के ऑप्शन में जाते हैं, हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। तो अब आप देखें कि हमारी सेंटर रीजन की फिगर्स जो हैं सिर्फ वही हाईलाइट हुई हैं, उसके अलावा कोई फिगर हाईलाइट नहीं हुई। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास सेल्स के लिए 3 आइटम्स हैं। हमें पता है कि हमने आइटम 1 और आइटम 2 के कितने यूनिट सेल किए हैं और इनसे हम इनकी टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये फोरकास्ट करना चाहते हैं कि हम आइटम 3 के कितने यूनिट सेल करें ताकि हमारी ये जो टोटल सेल्स की फिगर है ये $8,000 हो जाए, जो कि हमारी टारगेट सेल्स है। इसके लिए हम यहाँ पे रैंडम नंबर्स तो इनपुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा ये एग्जैक्ट फिगर अचीव करने में। गोल सीक हमारे लिए ये नंबर कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डेटा टैब में जाते हैं। यहाँ पे फोरकास्ट के ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस की ऑप्शन है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास गोल सीक की ऑप्शन है। अब हमने ये सेल सिलेक्ट किया था तो ये सेट सेल के अंदर इसका एड्रेस आ गया है। टू वैल्यू के अंदर हम इनपुट करेंगे कि हम कौन सी वैल्यू अचीव करना चाहते हैं, वो ये $8,000 है, तो हम यहाँ पे 8,000 लिख देते हैं और बाय चेंजिंग सेल के अंदर हम इस सेल का एड्रेस देते हैं जिसको हमने चेंज करके ये $8,000 की फिगर अचीव करनी है। अब हम ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि गोल सीक ने आइटम 3 के एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें सेल करने पड़ेंगे टू अचीव $8,000 ऑफ टारगेट सेल्स, वो हमें कैलकुलेट करके बता दिए हैं। ये गोल सीक की एक एग्जांपल है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप गोल सीक को और किस किस सिनेरियो के अंदर यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट का फंक्शन यूज करते हुए हम अपने डेटा को एक मेजरमेंट से दूसरी मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कन्वर्ट का फंक्शन अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू कन्वर्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं और हम इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं और कोमा प्रेस करते हैं। अब आप देखें कि हमें डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने डेटा को किसी भी मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को फुट से इंचेस में कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ से फुट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वो ऑप्शन नजर आ रही हैं जिनके अंदर हम फुट को किसी और मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इंचेस सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे 100 फुट कन्वर्ट हो गए हैं इंचेस के अंदर। इसी तरह हम डेज को आवर्स में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, इज इक्वल टू कन्वर्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस नंबर को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं और यहाँ से हम डेज की ऑप्शन को फाइंड करते हैं। यहाँ पे डे की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं, कोमा प्रेस करते हैं। तो अब आप देखें कि हमें सिर्फ वो ऑप्शन नजर आ रही हैं जिसके अंदर हम डे को किसी और मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो आप देखें 100 डेज कन्वर्ट हो गए हैं आवर्स के अंदर। बॉटम के ऊपर हमें जो रो नजर आ रही है इसको स्टेटस बार कहते हैं और ये हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जब हम अपने डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करें तो अब आप देखें विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हमें स्टेटस बार के ऊपर एवरेज, काउंट और सम शो हो रहा है इस सिलेक्टेड डेटा का।
अगर हम स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं स्टेटस बार के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम काउंट को चेक कर लेते हैं। हम इस डेटा का काउंट नहीं देखना चाहते, हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखना चाहते हैं। हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि इस सिलेक्टेड डेटा में से अब हमें इस डेटा की जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी स्टेटस बार के ऊपर शो हो रही है। पिवट टेबल को यूज करते हुए हम अपने डेटा को बहुत क्विकली समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। सबसे पहले हम इस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास 3 रीजन्स हैं, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन और सेंटर रीजन। हर रीजन के अंदर हमारे पास 3 टाउन्स हैं और हर टाउन में हमारे पास सेल्स टीम के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर वाइज सेल्स हैं और टोटल सेल्स हैं। हम चाहते हैं कि हम इस सारे डेटा को समराइज करें विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। हम पिवट टेबल इस शीट में भी इंसर्ट कर सकते हैं या हम एक न्यू शीट के अंदर भी पिवट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिवट टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अपने टेबल की रेंज देंगे। हमारा टेबल इस शीट में है। हम सारी कॉलम हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और टॉप टू बॉटम इस सारे डेटे को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ओके करते हैं। अब आप देखें यहाँ हमें पिवट टेबल फील्ड्स नजर आ रही हैं। जितनी भी हमारी कॉलम हेडिंग्स थी उस डाटा के अंदर वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने रीजन्स को रोज वाइज डिस्प्ले करें, तो हम रीजन्स को यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं रोज के सेक्शन में। अब आप देखें कि हमारे तीनों रीजन रोज वाइज डिस्प्ले हो गए हैं। इसी तरह हम टाउन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं रीजन्स के नीचे। अब आप देखें यहाँ सेंटर रीजन है, उसके नीचे हमें तीनों टाउन्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ नॉर्थ रीजन है, उसके नीचे नॉर्थ रीजन के तीनों टाउन्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह हम सेल्स टीम की को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और टाउन्स के नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ हमारा फैसलाबाद टाउन है और फैसलाबाद टाउन के नीचे हमें फैसलाबाद के दोनों सेल्स टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर वाइज सेल्स हैं और इनके अंदर वैल्यूज हैं। तो हम क्वार्टर 1 की सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ वैल्यूज के सेक्शन में। इसी तरह हम क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और टोटल सेल्स को वैल्यूज के सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल बन गया है। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमें शो हो रहा है हुमायूं, जो कि फैसलाबाद टाउन के अंदर काम करते हैं। हुमायूं ने क्वार्टर 1 के अंदर जो टोटल सेल्स की हैं उसकी फिगर हमें ये शो हो रही है। इसी तरह क्वार्टर 2 में जो टोटल सेल्स की हैं उसकी फिगर यहाँ समराइज हो गई है। हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को थोड़ा सा और बेहतर समराइज करें, तो हम इसके डिजाइन में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। यहाँ पिवट टेबल टूल्स में डिजाइन की ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि यहाँ हमें जो सब टोटल्स शो हो रहे हैं हर रीजन के सामने ये हमें शो ना हो। तो यहाँ से हम सब टोटल्स की ऑप्शन में जाते हैं और डू नॉट शो सब टोटल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखें हमें सब टोटल्स शो नहीं हो रहे। इसी तरह यहाँ हम रिपोर्ट लेआउट में जाते हैं और शो इन टेबुलर फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ हमें अब बहुत बेहतर जो है वो पिवट टेबल शो हो रहा है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको जो डेसिमल पॉइंट्स हैं इनको ख़त्म करते हैं, फॉर्मेटमेंट करते हैं और इस डेटा को फॉर्मेट कर लेते हैं और हम यहाँ से कॉमा सिलेक्ट करके और यहाँ से हम डेसिमल्स को ख़त्म कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमें सारे सेंटर रीजन का डेटा शो हो रहा है। सेंटर रीजन के सामने हमें सेंटर रीजन के 3 टाउन्स के नाम शो हो रहे हैं। हर रीजन के सामने उसके दोनों सेल्स टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम शो हो रहे हैं और हर बंदे के सामने हमें उसकी क्वार्टर वाइज सेल्स शो हो रही हैं और टोटल सेल्स शो हो रही हैं। और यहाँ पे एंड पे देखें तो हमें क्वार्टर 1 की टोटल सेल्स का जो है वो ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हम देखना चाहें कि क्वार्टर 1 के अंदर एवरेज सेल्स क्या थी अगेंस्ट ईच सेल्स टीम मेंबर, तो उसके लिए हम क्वार्टर 1 के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ क्वार्टर 1 सेल हमें नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम अपना माउस लेकर आते हैं। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमें सारे सेल्स टीम के लोगों के अगेंस्ट उनकी एवरेज सेल्स नजर आ रही है क्वार्टर 1 की। अगर हम देखना चाहें कि क्वार्टर 3 के अंदर मिनिमम सेल्स फिगर क्या थी, तो हम क्वार्टर 3 के डाटे के अंदर कहीं भी अपना माउस क्लिक करेंगे। यहाँ से हम
क्वार्टर 3 में आते हैं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ से अब हम मिनिमम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यूज शो होंगी, यानी क्वार्टर 3 के अंदर हमने जो मिनिमम सेल की है उसकी वैल्यूज हमें इस सारे डाटा में अब शो हो जाएंगी। हम इसको ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि दाऊद ने क्वार्टर 3 के अंदर जो मिनिमम सेल की है वो 79,460 की है। इस तरह वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के अंदर हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं जिनको हम अपने पिवट टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स।